बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान नसीम बटालवी, अपने यूट्यूब के चैनल के प्रोग्राम कामरान के मेहमान के साथ। आज मेरे मेहमान शोबा तिब से वाबस्ता हैं और एक बरतानवी पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इन दिनों वो पाकिस्तान आए हुए हैं। जनाब डॉक्टर अतर अहमद सईद साहब, जो माहिर अमराज़ जिगर और मैदा हैं, और इस वक्त वो इंग्लैंड के क्वीन एलिज़ाबेथ हस्पताल गेट्स हेड में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आइए चलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि आप चूँकि एब्रॉड रहते हैं, वहाँ पर आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और इन दिनों एक सेहत के शोबे में एक कंपेन जिसे हम यूनिवर्सल हेल्थ कंपेन कहते हैं, जो सुनने में मिल रही है, जो कि यूरोपियन कंट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा है, और या डेवलप कंट्री जिसे कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान या अंडर डेवलपिंग कंट्री के अंदर वो चीज़ नहीं पाई जाती। उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी, ऐसा है कि जो मगरबी दुनिया है, ख़ास तौर पे इंग्लैंड जहाँ मैं काम करता हूँ और मगरबी यूरोप के जो ममालिक हैं, वहाँ पे तकरीबन हर शहरी को तालीम की सहूलत तो मैसर है ही सब बच्चों को, लेकिन सेहत की सहूलत भी मुहैया है। अगर इंग्लैंड में आपको कोई भी बीमारी है, कोई मामूली सी शिकायत है, मिसाल के तौर पर सर दर्द है, और आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, वहाँ से दवा लेते हैं, तो उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। लेकिन अगर आपको कोई ख़तरनाक बीमारी है, आपको कोई ऑपरेशन चाहिए दिल का या दिमाग का, जिसमें बहुत पैसे लगते हैं, कैंसर का इलाज है मिसाल के तौर पे जो बहुत महंगा है, वो सब भी इंग्लैंड में मुफ्त होता है। तो उसको जो वो फ़ंड करते हैं वो टैक्स पेयर के पैसों के ज़रिए करते हैं, लेकिन जो मरीज़ हैं उनको अपनी जेब से कोई पैसे अदा नहीं करने पड़ते। अब आप ये सोचें कितनी बड़ी सहूलत है। पाकिस्तान में जब लोग बीमार होते हैं या पाकिस्तान से मिलते जुलते दूसरे ममालिक में जो कि तरक्की पजीर हैं, वहाँ पर अपनी जेब से बहुत ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ता है लोगों को। वो बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि वो पैसे अदा नहीं कर सकते, और बाज़ दफ़ा वो इलाज भी नहीं करवा पाते। तो ये बहुत एक तरीके से आप कह लें कि महरूमी है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि उसमें आगाही पैदा की जाए। जो लोग हैं इक़्तिदार में हैं या जिनके पास इस बात का इख्तियार है कि वो इस तरह की सहूलतों के बारे में काम कर सकें, उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और लोगों में भी अपने हकूक़ के बारे में शऊर और आगाही पैदा की जाए। तो ये हमारी इस कैंपेन का मकसद है। डॉक्टर अतर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी आपने यूनिवर्सल हेल्थ के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी। पाकिस्तान चूँकि एक अभी तक पिछले 76 सालों से तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता नहीं हुआ, और पाकिस्तान के सोशो इकनॉमिक जो इश्यूज़ हैं वो भी आपके सामने हैं, और इस तनाजुर में या इस सूरत हाल में हम कैसे जो है ना वेस्टर्न कंट्री का सेहत के मामले में, एजुकेशन के मामले में, दीगर मामले में कैसे मुकाबला कर सकते हैं? मेरा ख्याल है अगर आप एक सफ़र को शुरू नहीं करेंगे और पहला कदम नहीं उठाएंगे तो ज़ाहिर है कि आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जी मंजिल मुश्किल है, बहुत दूर है, लेकिन ये इस बारे में आप बहाना नहीं कर सकते कि हमने सफ़र का आगाज़ ही नहीं करना। तो आपको मैं मिसाल दूँ अपने हमसाये में, आप ये तो कह सकते हैं कि अच्छा पाकिस्तान के पास वो वसाइल मुहैया नहीं हैं जो कि इंग्लैंड में है या अमेरिका में है, लेकिन हमारे वसाइल तकरीबन उतने तो हैं जितने कि श्रीलंका में है या बांग्लादेश में है। तो अगर आप उनसे अपना मुआवजा करें तो जो बच्चों की शरह अमवात है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसे कहते हैं, वो आप सोचें कि श्रीलंका में तकरीबन उस मुकाबले की है जितनी कि यूरोप में है या अमेरिका में है, और अमेरिका से बेहतर है बहुत ज़बरदस्त। जबकि आप ये देखें कि श्रीलंका में जो आमदनी है वो अमेरिका का मेरा ख्याल है 1/20 होगी, 20वां हिस्सा होगी, 30वां हिस्सा होगी। पाकिस्तान से ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आपको ये सवाल तो पूछ सकते हैं ना कि आखिर श्रीलंका में क्या खूबी है जो हमें नहीं है। अभी मैं आपकी बात काटूँगा जी कि पिछले दिनों सियासी तौर पर श्रीलंका में जो भी सूरत हाल हुई, हमारे हुक्मरान बड़े धड़ल्ले से बार बार ये कह रहे हैं या सियासतदान कह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका ना बन जाए। तो आपकी बातों से तो ये पता चल रहा है कि श्रीलंका तो बहुत जो है वो परफेक्ट जा रहा है,
और सेहत के शोबे में? जी बिल्कुल, सेहत और तालीम दोनों शोबों में। अच्छा। आप ये देखिए कि तकरीबन वहाँ पे जो खानदगी की शरह है, जो लिटरेसी रेट है, वो तकरीबन 100% के करीब है। ठीक है। और इन दोनों चीज़ों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। ठीक है। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, चाहे वो गरीब भी हों, वो सेहतमंद होते हैं। श्रीलंका के लोग की जो है उम्र की तवालत है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो यूरोप के बराबर है, तकरीबन हमारे से बहुत बेहतर है पाकिस्तान के मुकाबले में। और एक और हैरत की बात यह है कि श्रीलंका और जो जनूबी हिंदुस्तान है, वहाँ की रियासतें मसलन केरला और तमिलनाडु और कर्नाटका वगैरह, उनकी भी जो आप ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस हैं, यानी कि इंसानी तरक्की के जो शरह है, वो दुनिया में किसी से कम नहीं है। लेकिन मैं जिक्र करना चाहूँगा ख़ास तौर पे बांग्लादेश का। बांग्लादेश, आपको याद होगा कि आज से 50-51 साल पहले जब वो अलग हुए थे, पाकिस्तान का हिस्सा थे, तो पाकिस्तान के निस्बत उनकी आमदनी कम थी, बहुत उनकी इकानमी बहुत कमज़ोर थी, और उनकी जो सेहत आम्मा थी और तालीम थी, उसकी शरह बहुत कम थी। लेकिन अब इन सारे शोबों में बांग्लादेश हमसे आगे है। उनकी आमदनी भी ज़्यादा है, उनकी सेहत भी हमसे बेहतर है, उनकी तालीम भी हमसे बेहतर है। ना सिर्फ आमदनी बल्कि उनकी करेंसी का रेट भी पाकिस्तान से जो ना वो बढ़ चुका है। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें आखिर किसी वजह से है ना। आखिर उन्होंने कोई ओवरनाइट तो ये रात तो ये सारी तब्दीलियाँ नहीं आई। इस पर उन्होंने काम किया, इस पर वक्त लगाया, लेकिन उस पर मेहनत की है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भी इस बारे में सोचें कि आखिर हम क्यों पीछे रह गए। सारे जनूबी एशिया में हमारी जो इंसानी तरक्की की शरह है, वो सिर्फ अफ़गानिस्तान से बेहतर है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम कितने पीछे रह गए। वेरी मच अलार्मिंग। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने कंपैरेटिवली कुछ चीज़ें तो बताई, लेकिन डॉक्टर अतर साहब ये बताएं कि फिर इन सब चीज़ों के पैरेलल चलने के लिए अगर श्रीलंका है या अगर बांग्लादेश है या दीगर ममालिक जिनका आपने जिक्र किया, वो भी तो पाकिस्तान जैसे ही हैं इकॉनमी के लिहाज से। पैसा कहाँ से आएगा? उनके पास पैसे कहाँ से आए? मैं ख्याल है पैसों से ज़्यादा जो है ना प्रायोरिटी, कि किस तरफ आप पैसे खर्च करते हैं, मतलब आपके पास या मैकेनिज़्म क्या है? जी बिल्कुल। उसका तरीका ये है कि आवाम को अपने हकूक़ की आगाही होनी चाहिए और उन्हें अपने हकूक़ का मुतालबा करना चाहिए उन सब लोगों के आगे जिनके हाथ में इख्तियार है और ताकत है, चाहे वो जमहूरी या गैर जमहूरी, जो भी लोग हुकूमत में हैं या इक़्तिदार में हैं, उनसे पूछना चाहिए, उनको ला के अपने सामने खड़ा करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपने हमारे लिए क्या किया। मसला ये है कि वो लोग जो कि जिनको सुनने की हम सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो बेआवाज़ हैं और बेबस हैं, और उनके पास तालीम नहीं है, उनके पास वो ज़राए नहीं हैं जिसके ज़रिए वो आके आप जैसे अच्छे चैनल्स के ऊपर बात कर सकें या मेन स्ट्रीम मीडिया में बात कर सकें। उन्हें उन बात करने के लिए सहूलतें भी नहीं हैं और उनके पास वो स्किल्स भी नहीं हैं। तो हम लोगों को, आप जैसे लोगों को उनके बारे में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और ये जो आपने पूछा कि हम किस तरीके से जब महदूद पैसों में अपने पैसों को इस्तेमाल करेंगे, तो आप ये देखिए कि हमारे पास 100 से ज़्यादा आइटम बम है, उससे ज़्यादा जितने के ब्रिटेन के पास है मिसाल के तौर पर। लेकिन हमारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मेल न्यूट्रिशन, जो ग़िज़ा की कमी की वजह से बीमार हैं या स्टंटेड हैं या उनकी शरह मौत बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप कैसे कह सकते हैं कि हक बजाने पर? तो इसके बारे में हमें सोचने की या सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये सोचिए कि मैं इंग्लैंड से यहाँ आता हूँ, अगर फ़र्ज़ करें कि PIA पे बैठ के, तो PIA का जो टिकट है, PIA ख़सारे में है अरबों रुपए के, और इसका मतलब ये है कि जो टैक्स पेयर का पैसा है वो मेरे इंग्लैंड से यहाँ आने के सफ़र को सब्सिडाइज़ करता है। डेफिनेटली। और जबकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है या नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो बच्चे जो कि देहात में रहते हैं या दूर रफ्तार इलाकों में रहते हैं, जिनको कि सेहत की सहूलतें मुहैया नहीं हैं, वो एक एम्बुलेंस का किराया नहीं दे सकते कि वो गांव से शहर में आके अपना इलाज करवा सकें। लेकिन एक फॉरेन जो ट्रैवलर है उसके लिए उन्होंने सब्सिडाइज किया हुआ है। तो फिर इस बात की क्या ज़रूरत है कि हम इतने पैसे जो हैं वो खर्च करें PIA के ऊपर? हम क्यों ना PIA के ऊपर पैसे खर्च करना बंद कर दें और एम्बुलेंस के ऊपर खर्च करना शुरू कर दें? तो पैसे तो जितने हमारे पास हैं, अगरचे थोड़े हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल तो हमें इस तरीके से करना चाहिए जो कि आवाम के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है सर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपकी एक्सपर्टीज़ के हवाले से आपके शोबे की तरफ आना चाहूँगा जी। चूँकि आप जिगर और मैदा के हवाले से माशाल्लाह आपका एक नुमाया नाम है,
आप जब जिगर और मैदे की बीमारियों के हवाले से पाकिस्तान और पूरे यूरोप की बात नहीं करते, सिर्फ लंदन इंग्लैंड की बात कर लेते हैं, तो जब इन दो मुल्कों का मुआजना करते हैं, वैसे तो मुआवजनाती लिहाज से हम हर चीज़ में पीछे हैं, तो अगर आप इनका मुआवजा करते हैं इन दोनों बीमारियों का या दोनों इश्यूज़ का, तो आप किस निगाह से देखते हैं? मेरे ख्याल में आप इसको दो तरीक़ों से देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ बीमारियों का जो स्पेक्ट्रम है उसकी तरफ देखें तो काफ़ी फ़र्क है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो इन्फेक्शन की बीमारियाँ हैं जो बाज़ दफ़ा वबाई सूरत में फैलती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इंग्लिस्तान में उनकी शरह बहुत कम है। पाकिस्तान में जो जिगर की बीमारियाँ बहुत कॉमन हैं, वो जिसको वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, जो वायरस की वजह से फैलती हैं, ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस सी एक तरीके से वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है और हेपेटाइटिस बी। तो ये एक आम तौर पे देरीना बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत मसला है। पाकिस्तान में जो हेपेटाइटिस सी के मरीज़ हैं वो दुनिया में चीन के बाद सबसे ज़्यादा है। आप सोच सकते हैं कि हमारी आबादी अगर चीन के मुकाबले में तकरीबन 1/4 है, उससे भी कम है। हाँ जी। लेकिन जहाँ तक आप एब्सोल्यूट नंबर्स का देखें तो वो दुनिया में चीन के बाद सबसे ज़्यादा है हेपेटाइटिस सी की, जबकि ज़ाहिर इंग्लैंड में ये काफ़ी शरह कम है। चीन हालांकि बहुत एक डेवलप कंट्री है, तो उसके बावजूद क्या वजूहत हो सकती हैं? चीन की सिर्फ आबादी की वजह से ज़्यादा है, वहाँ पे शरह इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन आबादी की वजह से वो शरह बढ़ गई है पाकिस्तान के लिहाज से। ठीक है, ठीक है। तो पाकिस्तान में तकरीबन 5 से 7% आबादी को हेपेटाइटिस सी है, जो कि देरीना यानी क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी जिसे कहते हैं, जो कि दुनिया में आगे मुंतकिल होने का भी ज़रिया बनता है। जी बिल्कुल, आगे मुंतकिल होता है और हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, और ये शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। एक ज़माने में ऐसी ये शरह जो थी वो मिस्र में, इजिप्ट में सबसे ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने अपने हेल्थ केयर प्रोग्राम के ज़रिए और इलाज के ज़रिए और प्रिवेंशन के जो तरीके हैं उनके ज़रिए इसको कंट्रोल कर लिया, और इस वक्त इजिप्ट में ये मसला नहीं रहा। तो आपका जो ओरिजिनल सवाल था कि पाकिस्तान और बरतानिया की बीमारियों में क्या फ़र्क है, एक तो ये कि इन्फेक्शन कम है बरतानिया में, ख़ास तौर पे जो जिगर की बीमारियों में। इसके अलावा और जो फ़र्क हैं वो ये हैं कि बरतानिया में जो ओबेसिटी है या मोटापा है वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो जिगर के ऊपर जो असरअंदाज होता है वो और मुख्तलिफ दूसरे जिस्म के दूसरे हिस्सों में वो बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान में भी अगरचे काफ़ी महरूमियाँ हैं और लोग ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं, लेकिन यहाँ के जो मुतवसत तबका है या जो अमीर तबका है उसमें मोटापे का जो इंसिडेंस कम है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा, बढ़ता जा रहा है, और वो भी उसी तकरीबन रस्ते पे चल रहे हैं जैसे कि इंग्लैंड में या मशरिक़ वस्ता में लोग जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में आप यूँ कह लें कि आयरॉनिकली कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई महरूमी और ग़िज़ाई अफरात दोनों की तरफ से, यानी कि एक तरफ एक्सेसिव है और एक तरफ जो है ना वो शॉर्टेज है, दोनों ही इस चीज़ का सबब बन रही है। ठीक है। तो जो इन बीमारियों को जहाँ पर, तो आपने बताया कि ना बहुत से इक़दाम अपनाने पड़ते हैं, खुराक का क्या किरदार है जिगर और मैदा के हवाले से? जी, खुराक में मेरे ख्याल है 2 एस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान में जो कि आप डिस्कस कर सकते हैं। एक पहलू ये है कि जो लोग ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं उसकी आम वजह गुर्बत है, तो उनके लिए तो जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और उनको सपोर्ट और हुकूमत की पॉलिसीज़ उसके लिहाज से उनको आप सहारा दे सकते हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का मुतवस्सित तबका है जहाँ पे कि ग़िज़ाई कमी का मसला नहीं है, बल्कि एक ग़िज़ाई आप उसे बैलेंस कह सकते हैं, या ऐसी ग़िज़ा जो कि आपको तवानाई भी मुहैया करे और सारे जो ग़िज़ा में जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो भी आपको मुहैया करे, उसके लिए ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप अपना जो लाइफस्टाइल है वो भी ऐसा इख्तियार करें जिसमें कि एक्सरसाइज की गुंजाइश हो, ताकि आपको वो बीमारियां ना हो जो कि ग़िज़ा की ज़्यादती से या उसके इम्बैलेंस से पैदा होती हैं। मसलन ये कि हर ग़िज़ा में ये ज़रूरी है कि आप प्रोटीन्स भी खाएँ, आप फैट्स का कंपोनेंट भी रखें लेकिन कम रखें, स्टार्च का कंपोनेंट रखें लेकिन कम रखें, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो ताज़ा हैं वो भी लेकिन रखें। पाकिस्तान के अंदर तो सर इस चीज़ का कभी भी कोई भी ख्याल नहीं रखता। वो तो जिस तरीके से फॉरेनर कंट्रीज़ के अंदर बड़ी बैलेंस सूरत हाल में चलते हैं अपनी हर डाइट के अंदर। जी, मेरा ख्याल है हर मुल्क में गुंजाइश होती है कि आप ग़िज़ा को
बेहतर करें। जैसे मैंने कहा कि इंग्लैंड में और अमेरिका में जो ग़िज़ाई अफरात है और इम्बैलेंस वहाँ भी है। मिसाल के तौर पे अगर आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं और चिप्स खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो उस सूरत में मोटापा और फरबही की जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, जो कि वहाँ पे काफ़ी कॉमन है। यहाँ भी ऐसा है और यहाँ भी हो सकती है। अच्छा, सादा खुराक डॉक्टर साहब जो है वो कितना अहम किरदार अदा करती है, और इसके हवाले से आप ये बताइए कि क्या गोरे भी जो है सादा खुराक की तरफ माइल हो रहे हैं कि अभी भी वो उसी तरह जो उनका फूड स्टफ़ है जिसको पाकिस्तानी अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें बर्गर्स हैं, जिसमें पिज़्ज़ाज़ हैं, यानी कि सारा फॉरेन फूड कल्चर जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है। ये फूड कल्चर का जो कंपैरिजन है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, ये बड़ा अहम और मेरा ख़्याल है दिलचस्प मौजू है कि आप जो फूड कल्चर है वो किस तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ़ माशरों में तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि इसका बड़ा रिवाज है कि जो मगरबी जिसे फ़ास्ट फूड कहते हैं वो उसका रिवाज बढ़ता जा रहा है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे फ़ास्ट फूड जॉइंट्स हैं, मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग वगैरह के, जो कि लोग पसंद करते हैं और उसको एक स्टेटस का मयार समझते हैं। जबकि आमतौर पे इंग्लैंड में और अमेरिका में उसको सेहतमंद खुराक नहीं समझा जाता, लेकिन वहाँ भी ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं और उसकी इतने ज़्यादा वो कॉमन है कि उसकी वजह से वहाँ पे एक ओबेसिटी की या फरबही की एक वबा शुरू हो गई है, जिसके के असरात लोगों की सेहत पर और सेहत के निज़ाम पर भी होते हैं। कल डॉक्टर साहब मैं एक न्यूज़ देख रहा था और अमेरिका के हवाले से थी कि अमेरिका जो है वो मोटापे में कमी अपने शहरियों के दरमियान, जो कि इस वक्त 44% है जी, और इसके साथ जो है जो फास्ट फूड है उससे जो है उनको जो है ना डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स हैं, लोगों में काफ़ी अवेयरनेस पैदा हो गई है कि ये जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जो मगरबी माशरे में जो खुराक की आते हैं उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। तो आपको ये सुन के हैरानी होगी, वहाँ पे जो मोटापा है वो अमीर तबके का मसला नहीं है, बल्कि गरीब लोगों का मसला है, क्योंकि गरीब लोग वो खुराक खाते हैं जिसमें कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि चिप्स खाएँगे आप या फास्ट फूड खा लेंगे, बिल्कुल, लेकिन उसमें फलों की और सब्जियों की मिकदार कम होती है और इसके अलावा उनको एक्सरसाइज करने के मौके कम मिलते हैं। हालांकि यहाँ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला मेरा ख्याल है उनकी अवेयरनेस का है, उनकी आगाही का है। तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स चल रही हैं कि लोगों को इस बारे में बताया जाए कि आप अपनी खुराक को कैसे इम्प्रूव करें। वही कैंपेन्स मेरा ख्याल है उसी तरह की आगाही की कैंपेन हमें भी चलाने की ज़रूरत है इस मुल्क में, कि लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करें और ज़्यादा वॉक करें और अपनी खुराक को सादा रखें, कैलोरीज को कंट्रोल में रखें। ये आपने, मैं जो आखिरी सवाल करने वाला था उसी में आपने इसका जवाब दे दिया इस बात में कि वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं या परहेज़ है जिसकी वजह से हम जिगर और मैदे की बीमारियों से बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये डॉक्टर अतर साहब थे जिन्होंने अपने कीमती ख़यालात से हमें नवाजा। उम्मीद है ये प्रोग्राम हमारे सामीन के लिए इंतहाई मालूमात से भरा होगा और लोग इसे पसंद भी करेंगे। तो मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।